students, welcome my class. Today we will start new chapter 2, sexual reproduction in flowering plant. First of all, what is sexual reproduction? When two parents participate in the reproductive process and also involve fusion of male and female gamete, it is called sexual reproduction. Means वेब रिप्रोडक्शन जिसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो सबसे पहले हम फ्लावर पर डिस्कस कर लेते हैं कि फ्लावर के कौन कौन से पार्ट हैं जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं या जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। Firstly, we will draw flower. This is the base of flower and this is called receptacle. ठीक है, ये फ्लावर का वो पार्ट है जिसे हम फ्लावर का बेस बोलते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि फ्लावर जिस पर बैठता है या जिस पर फिक्स होता है। ठीक है, इस पार्ट को हम बोलते हैं रिसेप्टिकल। आपने फ्लावर के साइड में ग्रीन कलर का ऐसा पार्ट देखा होगा। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है इसको हम बोलते हैं सेपल। ठीक है, और ये प्लांट के पेटल वाला जो पार्ट होता है वो सभी फ्लावर में कलरफुल रहता है, अट्रैक्टिव रहता है, और जरूरी नहीं है कि पेटल्स का जो नंबर है वो सभी फ्लावर में सेम हो। कुछ में 4 पेटल्स होते हैं, कुछ में 5 होते हैं। ठीक है, अब हम बनाएंगे फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये है हमारा कार्पल। ठीक है, और ये वाला पार्ट है हमारा स्टेमन। स्टेमन को हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं और कार्पल को हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। स्टेमन 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ये जो ऊपर वाला गोल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये है एंथर, और जो ये नीचे वाला ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है फिलामेंट। अब बात कर लेते हैं कार्पल की। कार्पल का जो ऊपर वाला पार्ट है इसे बोलते हैं स्टिग्मा। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है स्टाइल, and this round part is ovary. तो ये था हमारा फ्लावर। आई होप आपको फ्लावर के सारे पार्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको यहाँ पर फ्लावर के मेल और फीमेल ये दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट ध्यान रखना है, क्योंकि आगे हमको इन्हीं का यूज होने वाला है। The process of sexual reproduction can be divided into 3 events. First one is pre-fertilization event, second double fertilization, and third is post-fertilization event. Firstly, we will talk about pre-fertilization event. Pre-fertilization के अंदर हम फर्दर कुछ पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो है pollen grain formation, embryo sac formation, pollination and pollen pistil interaction। जैसा कि आपको पता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि जो फ्यूजन और गैमेट या फ्यूजन ऑफ गैमेट से पहले की जो इवेंट हैं उन्हें हम बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। सो लेट्स स्टार्ट विथ pollen grain formation। पोलन ग्रेन फॉर्मेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेमन। स्टेमन हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, स्टेमन एज डिस्टिंग्विश एज एंथर एंड फिलामेंट। ये जो स्ट्रक्चर है ये है एंथर और ये स्टॉक है ये है हमारा फिलामेंट।
अगर हम एंथर की बात करें तो एंथर बायलोब्ड होता है। बायलोब्ड का मीन्स होता है एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, ठीक है, इसे बोलते हैं बायलोब्ड। जब हम एंथर को ऐसे कट करेंगे, ठीक है, इस टाइप से ऐसे कट करेंगे तो हमको ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर में ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये है हमारे पॉलन सेक्स, ठीक है। 4 जो आपको ये राउंड राउंड चैम्बर दिख रहे हैं ये हमारे पॉलन सेक और इन्हीं के अंदर होते हैं पॉलन ग्रेन्स, या हम बोल सकते हैं हमारे मेल गैमेट्स। वो जो 4 पॉलन सेक्स थे वो इस टाइप से होते हैं, ठीक है। जो 4 गोल गोल स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ये है हमारे 4 पॉलन सेक्स। अब हम एक पॉलन सेक लेते हैं और उसको डिफाइन करेंगे कि उसमें कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो ये है हमारा एक पॉलन सेक, ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर जो आउटर लेयर दिख रही है ये है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे है एंडोथीशियम और फिर उसके बाद है मिडिल लेयर। ये जो तीनों लेयर हैं एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडिल लेयर, ये इनमें से जो ये 3 लेयर हैं इनका फंक्शन है प्रोटेक्शन देना, ठीक है। किसको? ये जो टेपेटम आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट, टेपेटम को प्रोटेक्शन देने का काम करती हैं ये तीनों लेयर। और ये है हमारे माइक्रोस्पोर्स, या हम बोल सकते हैं माइक्रोस्कोप मदर सेल। ये जो टेपेटम है ये क्या करता है, ये इन माइक्रोस्पोर्स को नरिशमेंट देने का काम करता है, ठीक है। Microsporogenesis, the process of the formation and differentiation of microspore from microspore mother cell by reductional division is called microsporogenesis, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीजन शुरू हुआ और क्या बना, पॉलन ग्रेन्स। ये जो आपको डायग्राम में पॉलन ग्रेन्स दिख रहे हैं ये बने माइक्रोस्पोर मदर सेल से और इसी को हमने कहा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद हमको पोलन ग्रेन मिल गया है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या है? पोलन ग्रेन है हमारा मेल गीमेटोफाइट। पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ 2 layers. आउटर लेयर इज एक्साइन एंड इनर लेयर इज इंटाइन। अगर हम एक्साइन की बात करें तो इट इज थिक स्मूथ लेयर एंड मेड अप ऑफ स्पोरोलेनिन। ये जो स्पोरोपोलेनिन होता है इसे कोई भी एंजाइम कभी भी डिग्रेड नहीं कर सकता। अगर हम इंटाइन की बात करें तो थिन होती है, कंटिन्यूअस लेयर होती है एंड इट इज मेड अप ऑफ पेक्टिन। अब हम बात करते हैं पोलन ग्रेन के सेल्स की। ये वाला जो फिगर है इसमें आपको 2 तरह की सेल दिख रही हैं, एक ये वाली सेल और एक ये नीचे वाली सेल। ये जो ऊपर वाली सेल है ये है वेजिटेटिव सेल और ये जो नीचे वाली छोटी सेल है ये है हमारी जनरेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल है वो आपको दिख रही होगी बिग है, ठीक है, एंड दे हैव लार्ज इर्रेगुलर न्यूक्लियस। और सेल होता है आपका, इसकी एक और खासियत है इसमें बहुत सारा फूड मटेरियल रिजर्व रहता है। अब बात करते हैं जनरेटिव सेल्स की। जनरेटिव सेल है जो है स्मॉल है, ठीक है, और ये इन्वॉल्व होती है सिंगेमी में। सिंगेमी हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, सिंगेमी जिसमें गैमेट्स का फ्यूजन होता है। इस सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एम्ब्रियोसेक फॉर्मेशन। Embryosac formation further divide in 3 points: pistil, megasporogenesis and embryosac. So we will start with pistil. As you know, this is a pistil. Pistil can divide 3 part: style,
stigma and ovary. This is pistil, stigma, style, and this circular part is ovary. Ovary contain ovules and ovules contain egg. अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। इसी को हम मेगास्पोरेंजियम भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो मेगास्पोर बनेगा मेगास्पोर मदर सेल से, वो हमारा मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही बनेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर। द ओव्यूल इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय फ्यूनिकल। ये जो फ्यूनिकल वाला पार्ट आपको दिख रहा है, इसके थ्रू जो ओव्यूल रहता है वो प्लेसेंटा से अटैच्ड रहता है। प्लेसेंटा क्या करता है? प्लेसेंटा ओव्यूल को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। अब ओव्यूल और फ्यूनिकल इन दोनों को अटैच करने का काम करता है हाइलम। सो द हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। Each ovule has one or two protective envelopes called integument. ये जो आपको इंटीगुमेंट दिख रहे हैं, आउटर इंटीगुमेंट और इनर इंटीगुमेंट, ये क्या करते हैं? ये हमारे ओव्यूल को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। इंटीगुमेंट इनसर्कल द न्यूसेलस। ये जो इंटीगुमेंट है ये किसको घेरे रहता है? न्यूसेलस को। न्यूसेलस वो स्ट्रक्चर है जिसके पास फूड होता है। किसके लिए? एम्ब्रियोसेक के लिए। या हम कह सकते हैं कि जो न्यूसेलस है ये एम्ब्रियोसेक को नरिशमेंट या फूड प्रोवाइड करता है। एक जो टिप वाला पार्ट है जहाँ पर ये आपको स्मॉल पोर नज़र आ रहा है, ये है माइक्रोपाइल। ठीक है, और इसके जस्ट अपोजिट में यानी कि नीचे साइड को होता है चलाजल पोल, या इसको हम बोल सकते हैं चलाजल एंड। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। अब बात करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल बाय meiotic डिवीजन इज नॉन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन ओव्यूल। अभी हमने मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा, जहाँ पर हमारे मेगास्पोर मदर सेल से मियोटिक डिवीजन के द्वारा मेगास्पोर्स बनेंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। और ये सारी प्रोसेस कहाँ होगी? ओव्यूल के अंदर। ये है एमएमसी। पहले आपने देखा था एमएमसी को हमने क्या बोला था? माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहाँ पे एमएमसी का मतलब है मेगास्पोर मदर सेल। सेल की बात कर लेते हैं, मेगास्पोर मदर सेल की। ये जो सेल होती है ये बहुत लार्ज होती है, ठीक है, और जो इसका साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत डेंस होता है। ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, इट अंडरगो माइटोसिस, सेल डिवीजन and form 4 megaspore। एमएमसी में माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ और हमें 4 मेगास्पोर मिले। इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल while the other tree is degenerate। इसमें से एक मेगास्पोर क्या होगा? आपका फंक्शनल होगा, और बाकी के 3 मेगास्पोर कैसे होंगे? डीजेनरेट होंगे। द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट। कभी कभी एक नंबर में डेफिनेशन पूछी जाती है कि व्हाट इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो जो फंक्शनल मेगास्पोर है, इससे फीमेल गैमेटोफाइट के बनने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। एक बार शॉर्ट में जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अब मेगास्पोर मदर सेल में माइटोसिस सेल डिवीजन होगा और 4 सेल बनेंगी। ठीक है,
इसमें से जो 1 सेल होगी केवल वही फंक्शनल होगी, या 1 जो स्पोर होगा मेगा स्पोर वही फंक्शनल होगा, जो 3 मेगा स्पोर होंगे वो डीजनरेट हो जाएंगे। यही जो 1 फंक्शनल मेगा स्पोर है ये फॉर्म करेगा फीमेल गैमेटोफाइट, और इसको हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। Now we will discuss about embryo sac formation. Now the nucleus of functional megaspore divide mitotically to form 2 nuclei. ठीक है, जो आपका फंक्शनल मेगास्पोर था वो क्या हुआ, माइटोटिकली डिवाइड हुआ और कितने न्यूक्लियाई बनाए, 2 न्यूक्लियाई। यहाँ पे आपको 2 न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं। अब क्या होगा, ये दोनों न्यूक्लियस एंड पे जाना स्टार्ट करेंगे। ये जो न्यूक्लियस है ये एक एंड पे चला जाएगा और ये वाला जो न्यूक्लियस है ये एक एंड पे आ जाएगा। ठीक है, अगेन सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन होगा और फिर एक से फिर कितने बनेंगे, ये 2, और एक से ये 2 बन गए, फिर 2। ये वाली जो स्टेज है ये हमारी होगी 4 न्यूक्लिएट स्टेज। इसके बाद फिर डिवीजन होगा और यहाँ पे 2 से 4 सेल्स बनी, फिर यहाँ 2 से 4 सेल्स बनी। ये वाली स्टेज होगी हमारी 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक स्टेज। ये जो डिवीजन हो रहा है ये बहुत फास्ट नहीं हो रहा है, ये स्लो हो रहा है। ठीक है, ये बहुत स्लो प्रोसेस है। अब क्या होगा, आफ्टर 8 न्यूक्लिएट स्टेज cell walls are let down leading to the organization of the typical female gametophyte और embryo sac। क्या होगा, ये जो 8 न्यूक्लियस हैं इनमें से 6 न्यूक्लियस 3 ऊपर एक पोल पे चले जाएंगे, 3 नीचे एक पोल पे आ जाएंगे, और इनमें से इस 3 सेल्स के आसपास क्या होगी, सेल वॉल। इन 3 न्यूक्लियस के आसपास सेल वॉल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, और ये जो बीच में जो आपके 2 न्यूक्लियस दिख रहे हैं ये है हमारे पोलर न्यूक्लियाई। ये हमारे पोलर न्यूक्लियाई आते हैं सेंटर सेल में। ठीक है, और ये जो 3 सेल्स हमारे इस वाले एंड पे आए हैं इसको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, अब हम इस डायग्राम को ऐसे पलट के देखेंगे तो हमारा ये वाला पोर्शन कहाँ आ जाएगा, नीचे। ये वाला हमारा पोर्शन है माइक्रोपाइल एंड और ये ऊपर है हमारा चलाजल एंड। अब चलाजल एंड पे हमारे 3 एंटीपोडल सेल हो गए और माइक्रोपाइल एंड पे हमारे 3 सेल हो गए। इन 3 में से ये जो 2 सेल आपको दिख रहे हैं ये हमारे सिनर्जिक और ये एक है हमारा एग सेल, और ये जो 2 बीच में सेंट्रल सेल आपको दिख रहे हैं ये हमारे पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, हम इनको एक ही सेल बोलते हैं, सेंट्रल सेल। ठीक है, अब हमारी ये जो वाली स्टेज है ये वाली स्टेज ये कैसी हो गई हमारी 8 न्यूक्लिएट 7 सेल स्टेज। ठीक है, हम काउंट करते हैं पहले न्यूक्लियस को 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गए हमारे 8 न्यूक्लियस। अब हम सेल्स को काउंट कर लेते हैं। 3 सेल्स ये हैं, 3 सेल्स ये हैं, टोटल हो गए 6, और ये एक बीच में सेंट्रल सेल है इसको हम एक ही काउंट करते हैं तो ये हो गई हमारी 7। तो ये हो गया हमारा 8 न्यूक्लिएट 7 सेल स्टेज। एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन को अब हम इस तरह से समझ लेते हैं। ये है हमारा फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, the nucleus of the functional megaspore divide mitotically to form 2 nuclei which move to the opposite pole and forming the 2 nucleate embryo sac। अब क्या होगा, माइटोटिक सेल डिवीजन होगा और जो ये फंक्शनल मेगास्पोर का जो न्यूक्लियस था ये कहाँ पहुँच जाएगा, माइटोटिक डिवीजन करके अपोजिट पोल पे, एक इस एंड पे आ गया और एक इस एंड पे आ गया। अब क्या होगा, अगेन 2 मोर सीक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन होंगे और उसका रिजल्ट क्या होगा, 1 से यहाँ 2 बन गए, ये 1 से ये 2 बन गए। ये कैसी हो गई, 4 न्यूक्लिएट स्टेज हो गई। ठीक है, फिर अगेन सेल डिवीजन होगा और अब कितने बन जाएंगे, ये 8। ठीक है, ये हो गई हमारे 8 न्यूक्लिएट स्टेज। ये जो सेल डिवीजन हो रहा है ये बहुत जल्दी जल्दी नहीं होगा, ये धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे सेल डिवाइड होगी। अब 8 न्यूक्लियस में से जो 6 न्यूक्लियस है, ठीक है, इनके आसपास क्या हो जाएगी, सेल वॉल फॉर्म हो जाएगी और ये क्या बन जाएंगे, 6 सेल बन जाएंगे। ओके, अब देखिए इस 8 में से
3 एक एंड पे चले गए, 3 एक एंड पे चले गए और 2 यहाँ पे बीच में आ गए। ठीक है, ये जो 2 हैं इन्हें हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। अब ये जो 3 हैं विच आर सराउंडेड बाय द सेल वॉल, ये आ गए ऊपर माइक्रोपाइल एंड पे। अब हम इस स्ट्रक्चर को ऐसे उल्टा कर देते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो माइक्रोपाइल एंड है ये हमारा यहाँ नीचे आ गया। ठीक है, जो माइक्रोपाइल एंड है वो कहाँ आ गया, हमारा नीचे आ गया। और ये ऊपर हमारा हो गया चलाज़ल एंड। अब चलाज़ल एंड पे 3 सेल है। ठीक है, और ये बीच में हमारा पोलर न्यूक्लियाई। अब माइक्रोपाइल एंड पे जो 3 सेल हैं इसमें से 2 को बोलते हैं सिनर्जिड और एक होता है हमारा एग। अब 3 न्यूक्लियस हमारे माइक्रोपाइल एंड पे हो गए और ये 3 न्यूक्लियस हमारे चलाज़ल एंड पे हो गए। इन्हें हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल। ठीक है, ये है हमारे 3 एंटीपोडल सेल और ये हमारे 2 यहाँ पे सिनर्जिड है और एक हमारा एग है और ये 2 बीच में हमारे पोलर न्यूक्लियाई। सो बेसिकली यहाँ पे कितने सेल्स हुए और कितने न्यूक्लियस हुए, तो यहाँ पे टोटल हुए 7 सेल्स और न्यूक्लियस हुए 8। अब हमारी एम्ब्रियो सेक की ये वाली स्टेज हो गई 7 सेल 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक। कैसे हुआ वो मैं आपको अभी काउंट करके बताती हूँ। ठीक है, अगर हम 8 न्यूक्लिएट की बात कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 8 न्यूक्लिएट। और अगर हम एक सेल की बात करें तो 7 सेल, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कितनी सेल हो गई टोटल, 7 सेल्स देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब ये जो पोलर न्यूक्लियाई है ये एक ही सेंट्रल सेल में होता है, इसलिए हम इसको एक ही सेल गिनते हैं। तो टोटल कितनी हो गई, 7 सेल। तो ये हमारी हो गई 8 न्यूक्लिएट 7 सेल एम्ब्रियो सेक। यहाँ आपका एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन खत्म हुआ। Hello students, welcome my class. Today our topic is pollination. So first of all, what is pollination? Transfer of pollen grain from the anther to the stigma of a pistil is termed as pollination. Means pollen grain का एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर होना पॉलिनेशन कहलाता है। ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। फर्स्ट वन इज ऑटोगैमी, सेकेंड गाइटोनोगैमी, थर्ड जीनोगैमी। जीनोगैमी को हम एलोगैमी भी बोलते हैं। अब हम एक एक टाइप्स को डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज ऑटोगैमी। Transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the same flower is called as autogamy. जब pollen grain का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा तक होगा लेकिन सेम फ्लावर में, एक ही फ्लावर में, उसको हम बोलते हैं ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में हमको 2 तरह के अडेप्टेशन देखने को मिलते हैं, या हम कह सकते हैं हमको 2 तरह के फ्लावर देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज क्लिस्टोगैमस एंड सेकेंड इज चेस्मोगैमस। अब क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस फ्लावर होता क्या है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले चेस्मोगैमस फ्लावर, कीज ओपन एट मैच्योरिटी एंड एक्सपोज देयर स्टिग्मा एंड स्टेमन। मतलब ऐसा फ्लावर
जिसके मैच्योरिटी लेवल पर उसके स्टिग्मा और स्टेमन दोनों एक्सपोज होते हैं या ओपन होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम चेस्मोगैमस फ्लावर। सेकंड देख लेते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। दीज आर बाइसेक्सुअल फ्लावर विच डू नॉट ओपन एट ऑल इवन इन मैच्योरिटी, मतलब वो फ्लावर जिसके एंथर और स्टिग्मा ओपन नहीं होते, क्लोज्ड होते हैं मैच्योरिटी के लेवल पर भी, मतलब अपने आप को एक्सपोज नहीं करते, उसको बोलते हैं हम क्लिस्टोगैमस फ्लावर। फिर सेकंड पॉइंट देख लेते हैं चेस्मोगैमस फ्लावर में, दे मे बी क्रॉस पॉलिनेटेड और सेल्फ पॉलिनेटेड। ये जो चेस्मोगैमस फ्लावर है ये सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकता है, जबकि क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर है ये सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही करता है। नाउ गाइटोनोगैमी एंड जीनोगैमी, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है गाइटोनोगैमी। इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। ये जो गाइटोनोगैमी की जो प्रोसेस हो रही है ये सेम प्लांट में हो रही है बट फ्लावर अलग अलग है, ठीक है, एक ही प्लांट है बट फ्लावर अलग अलग है। एक प्लांट के एंथर से पोलन ग्रेन पॉलिनेटिंग एजेंट के थ्रू दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचेंगे, इसको बोलते हैं हम गाइटोनोगैमी। जीनोगैमी देख लेते हैं। इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, ठीक है, यहाँ पे वर्ड दिया है डिफरेंट प्लांट, ठीक है। तो जीनोगैमी जो होती है वो डिफरेंट प्लांट में होती है, डिफरेंट प्लांट में एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन पहुंचता है, उसको बोलते हैं जीनोगैमी। अब गाइटोनोगैमी में सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। द पोलन ग्रेन आर जेनेटिकली सिमिलर टू द प्लांट। अब यहाँ पे जो पोलन ग्रेन होगा वो जेनेटिकली कैसा होगा, सिमिलर होगा, जबकि जीनोगैमी में क्या होगा, द पोलन ग्रेन आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट। जो पोलन ग्रेन होगा वो जेनेटिकली कैसा होगा, प्लांट से थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि वो दूसरे प्लांट से आया है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज पॉलिनेशन एजेंट। इन्हें हम पॉलिनेटर्स भी बोलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेटर्स, एबायोटिक फैक्टर एंड बायोटिक फैक्टर। अब एबायोटिक फैक्टर में आते हैं आपके विंड और वाटर, और बायोटिक फैक्टर में आते हैं आपके बर्ड, इंसेक्ट और बैट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो पॉलिनेशन होता है उसमें एंथर से पॉलन ग्रेन के स्टिग्मा तक पहुंचना, ये काम कौन करता है, ये काम करते हैं पॉलिनेशन एजेंट। इन्हीं को हम पॉलिनेशन एजेंट बोलते हैं जो पोलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचाने का काम करते हैं। इन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एबायोटिक फैक्टर में और बायोटिक फैक्टर में। तो यहाँ पे एबायोटिक फैक्टर में विंड और वाटर, और बायोटिक फैक्टर में बर्ड, इंसेक्ट और बैट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। जैसे कि नाम से ही लग रहा है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, interaction between the pollen grain and pistil. Pistil is female reproductive part and pollen is male reproductive part. The pistil has the ability to recognize the compatible pollen grain to initiate the post pollination event, ठीक है। उसके बाद pollen grain produce pollen tube and transfer of मेल गैमेट टू स्टिग्मा। जब यहाँ से, ठीक है, एंथर से पोलन ग्रेन कहाँ आते, स्टिग्मा पे, ठीक है। ये जो स्टिग्मा है ये क्या करता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है अपने कंपैटिबल पोलन ग्रेन को। जब ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आते हैं तो क्या करते हैं, एक पोलन ट्यूब फॉर्म कर लेते हैं। आपको पोलन ट्यूब दिख रही है, इस पोलन ट्यूब के थ्रू ही मेल जो गैमेट हैं वो हमारे ओवरी में इंटर करते हैं। इसी को हम बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। नाउ वी हैव सम पॉइंट्स अबाउट पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। फर्स्ट इज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन इज अ डायनामिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग पोलन रिकॉग्नाइजेशन फॉलोड बाय प्रमोशन और इनहिबिशन ऑफ द पोलन ग्रेन। यानी कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन एक डायनामिक प्रोसेस है जिसमें इन्वॉल्व होती है एक प्रोसेस जिसमें पोलन क्या करता है,
रिकॉग्नाइज कर लेता है और उसके बाद ही पॉलिनेशन की प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। नेक्स्ट, पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफ़र ऑफ कंपैटिबल पॉलन। यहाँ पॉलिनेशन की कोई गारंटी नहीं होती, अगर कंपैटिबल पॉलन है तो ही ट्रांसफ़र होगा और अगर कंपैटिबल नहीं है तो पॉलिनेशन नहीं होगा। नेक्स्ट, ऑफन सेल्फ इनकम्पैटिबल पॉलन फॉल्स ऑन स्टिग्मा। अब ये वाली जो रिकॉग्नाइज करने की जो कैपेबिलिटी है, इससे क्या होगा, जो पॉलिनेशन के लिए स्टिग्मा तक आए हैं, जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है, केवल वही क्या होंगे, पॉलिनेशन के लिए आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज क्या होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा, या हम कह सकते हैं कि वो पॉलेन्स गिर जाएंगे। नेक्स्ट, पिस्टिल हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन। जो हमारा पिस्टिल वाला पार्ट है उसके पास ये एबिलिटी है कि वो रिकॉग्नाइज कर सके कि कौन सा पोलन उसके लिए कंपैटिबल है और कौन सा नहीं है। इफ़ राइट एक्सेप्ट पोलन एंड प्रमोट पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट। अगर उसने अपनी रिकॉग्नाइजेशन एबिलिटी से ये पहचान लिया है कि उसके पास राइट पोलन आया है, तो वो क्या करेगा, उसे एक्सेप्ट कर लेगा और आगे पॉलिनेशन इवेंट कंप्लीट करेगा। और यदि रॉन्ग पोलन आया है तो वो उसे रिजेक्ट कर देगा और फिर पॉलिनेशन इवेंट कंप्लीट नहीं होंगे, ना ही कोई ट्यूब फॉर्म होगी। तो ये था हमारा पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। यहाँ पे हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ।